अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा आपकी मेरी बेहतरी के लिए, लाहौर की बेहतरी के लिए क्या नए प्लान्स कर रहा है या क्या अब तक कर चुका है जी, आइए आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ तहसीन अवान साहब मौजूद हैं और डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल हैं रूडा के जी, और इनसे हम सबसे पहले बात कर लेंगे जी, जान लेंगे कि चहारबाग फेज़ 1 वो तो कंप्लीट हो गया जी, आपने मैंने हम सब ने देख भी लिया, प्रदर्शन भी मिल गई लोगों को। चहारबाग फेज़ 2 जो है जी वो इससे किस तरह से डिफरेंट है, सबसे पहले इस बारे में पूछ लेते हैं। सर कैसे आप खैरियत हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बोल सकते हैं। अच्छा तहसीन भाई, फेज़ 1 तो हमने फिजिकली उसको कामयाब होते हुए देखा है और लोगों को वहाँ जाते हुए देखा है। फेज़ 2 किस तरह से डिफरेंट है इसे फेज़ 1 से? थैंक यू वेरी मच। फेज़ 2 जिसे हम चहारबाग एनक्लेव के नाम से जिसने हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, ठीक है, इट्स बिट डिफरेंट फ्रॉम फेज़ 1। फेज़ 1 में हमारे पास सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे जो कि सारे सोल्ड हो चुके हैं। इसमें हमने कैटेगरीज प्लॉट्स की चेंज की हैं टू एक्सेस द मिडल एंड लोअर इनकम पीपल। ठीक है, इसमें 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। ठीक है, और 1 में एक्चुअली पेमेंट प्लान 3 ईयर्स का था इंस्टॉलमेंट प्लान, और इनक्लेव में हमने इसको चेंज करके 4 ईयर्स किया ताकि इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी मज़ीद रीज़नेबल हो जाए और एंड यूज़र तक एक्सेसिबल रहे। ठीक है, और ये मतलब एक्सपेक्टेड कब तक है कि कंप्लीट हो जाएगा, लोगों को पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी? चहारबाग इनक्लेव एक्चुअली लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर। ठीक है, और लास्ट ईयर मिड ऑफ द ईयर अगस्त में इसकी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसका जो पेमेंट प्लान है, इंस्टॉलमेंट प्लान है, दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स, और पोजीशन हम देने जा रहे हैं 3 ईयर्स में। जिस तरह हमने फेज़ 1 में कमिट किया था कि 3 साल का प्लान होगा, आफ्टर 2 ईयर्स हम पोजीशन देंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पोजीशन दे रहे हैं लोगों को, लोग पैसे जमा करवा रहे हैं, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह। इसी तरह एनक्लेव का है 3 साल का पोजीशन प्लान, ठीक है, जिसमें हम हैंड ओवर करेंगे जिनकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी। ठीक है, और यहाँ पे हैं क्या प्लान है क्या, मतलब कितने मरले के कितने प्लॉट्स होंगे, उसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स यानी कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स भी होंगे या नहीं, इस तरह के क्या क्या प्लान है? जी, जैसे मैंने पहले बोला कि फेज़ 1 से थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंट रखा। ठीक है, फेज़ 1 में टोटल 527 प्लॉट्स थे और बड़े प्लॉट्स थे 10 मरला और 1 कनाल के। इसमें 3 मरला से लेके 1 कनाल के हैं तकरीबन 1718 प्लॉट, जिसमें 80% छोटे कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, 3 मरला और 5 मरला, जिसकी डिमांड ज़्यादा थी मार्केट में। बाकी 20% थे बड़े प्लॉट जिसमें 10 मरला और 1 कनाल के थे। ठीक है, कमर्शियल भी इसमें है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1। उसमें बड़े कमर्शियल से हमारे मिनिमम था 2.5 कनाल से ऑनवर्ड्स थे, 10 कनाल तक। ठीक है, इसमें छोटे कमर्शियल रखे हमने, इसमें 2 मरला की कन्वीनियंस शॉप्स हैं, फिर 4 मरला के भी हैं और मैक्सिमम 10 मरला के कमर्शियल हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमने टारगेट ऑडियंस जो हमारा था वो लोअर और मिडिल इनकम था, इसलिए प्लॉट कैटेगरीज भी चेंज की, इसीलिए पेमेंट प्लान भी हमने थोड़ा मज़ीद स्टैगर्ड किया 4 ईयर्स तक, ताकि लोग इसमें परचेज़ कर सकें। ठीक है, ज़बरदस्त। और हाई राइज बिल्डिंग्स या कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स वगैरह नहीं? इस पे बहुत बड़े वाले कमर्शियल नहीं है। ठीक है, 10 मरला तक हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई राइज नहीं होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ग्राउंड प्लस 6-7 तक जाते हैं, तो नॉर्मल वो है। क्योंकि जो कमर्शियल का पोर्शन है वो ऑलरेडी हम चहारबाग 1 में कवर कर चुके हैं, तो इसका डिस्टेंस भी इतना नहीं है, हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव होगी जब ये डेवलप हो जाता है। तो कमर्शियल की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स फेज़ 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक, ज़बरदस्त। सेकेंडली सर मुझे ये बताइएगा, मतलब एक हैसियत आप डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल, मुझे ये बताइएगा कि इसी बजट में, इसी कीमत में अगर हमें कहीं और पे प्लॉट मिल रहा है या अपार्टमेंट मिल रहा है, तो व्हाई वुड समवन चूज रूडा? यहाँ पे हमें क्या बेहतर मिलेगा या हमें रूडा ही क्यों चूज़ करना चाहिए? जी बिल्कुल, 2 हमारी मेन USPs जो कि अल्हम्दुलिल्लाह चहारबाग एक एज अ ब्रांड स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, पिछले 2.5-3 साल में। तो सबसे पहला तो ये है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। अच्छा, आप इस वक्त एयरटेल की पोजीशन देखें, अगर आप प्राइवेट डेवलपर्स की तरफ जाते हैं तो मेनली आपको वहाँ पे फाइल्स मिलती हैं, प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अच्छा, और फाइल्स में एंड यूज़र का इतना इंटरेस्ट या ट्रस्ट लेवल है नहीं, क्योंकि अगर आप एक जगह पे, हमारे पास अभी 1718 प्लॉट्स हैं, एनक्लेव की हम बात कर रहे हैं, तो 1718 प्लॉट ही बिकेंगे विद प्लॉट नंबर्स। ठीक है, वी कैन नॉट सेल 1718। ठीक है, ये एक वो USP है हमारी जो जिसकी वजह से हम सेल कर पाए हैं सक्सेसफुली इसको। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसको किसी और डेवलपमेंट सोसाइटी किसी स्कीम के साथ, तो मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कि फाइल्स हैं, ठीक है, जो कैश पे मिलती हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं होता। एंड सेकेंडली
उसमें कोई नंबर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी भी स्कीम में जो हमने देखा, जो स्कैम्स हुए रिसेंट पास्ट में, जो एंड यूज़र ने सफ़र किए, कि फॉर एग्जांपल अगर 100 फाइल्स हैं या 100 प्लॉट्स हैं, वो 400 से 500 गुना ज़्यादा सेल हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब बैलेटिंग होती है, जिनको नंबर लगते हैं, वो सिर्फ आपके अवेलेबिलिटी लैंड की या प्लॉट्स की या फाइल की 100 या 150 होती है। ठीक है। क्योंकि एक स्कैम बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोजेक्ट्स में ना CB1 में हुआ ऐसा और ना ही इनक्लेव में, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरा सर, काफ़ी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो फाइल्स के बगैर प्लॉट्स भी दे रही हैं, जैसे हम रूडा दे रहे हैं, वो उनमें और हमारे पेमेंट प्लान में कोई डिफरेंस है? यानी हम उनकी निस्बत, उन अगर मतलब एग्जैक्ट वैल्यू टू मनी देखा जाए या मतलब देखा जाए कि जिस जगह पे सोसाइटी वो है वहाँ पे क्या वैल्यू है, हम फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं उन पे क्या वैल्यू बनती है, तो हम उनके निस्बत बजट फ्रेंडली हैं या नहीं ओवर एक्सपेंसिव है? हम इनक्लेव की अगर स्पेसिफिक बात करें, चारबाग इनक्लेव, तो वी आर वेरी मच बजट फ्रेंडली एज़ कम्पेयर टू द सोसाइटीज़ विच आर डेवलप्ड नियर चारबाग। उनके कंपैरिजन में फर्स्ट हमारा रेट बहुत कंपेटिटिव है, कम है, एंड सेकेंडली हमारा जो पेमेंट प्लान है 4 ईयर्स का, वो बहुत रीज़नेबल है और अफोर्डेबल है एंड यूज़र के लिए। और मेन चीज़ अगर आप नोटिस करें सोसाइटीज़ में, तो उनका पेमेंट प्लान या इंस्टॉलमेंट प्लान बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है। हमारे पास बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान है एंड यूज़र की आसानी के लिए कि आपने 10% डाउन पेमेंट पे करनी और बाकी रिमेनिंग क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 16। तो हर क्वार्टर के बाद आपने एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई पोजेसन चार्जेस नहीं है, कोई बड़ी छोटी इंस्टॉलमेंट नहीं है। ये एंड यूज़र के लिए एक आसानी है कि आपने हर 3 महीने बाद एक फ़िक्स अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट करना है इन शेप ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर इन द नेम ऑफ रूडा। ठीक है, मतलब ये फैसिलिटी दी जा रही है, यानी आसानी दी जा रही है कि अगर अपना घर बनाना चाह रहे हो और अभी मतलब बहुत सारे पैसे लेके नहीं आना चाह रहा, तो वो इंस्टॉलमेंट की मद में ले सकते हैं। मैंने आपको बताया इस वक्त जो डाउन पेमेंट है चारबाग इनक्लेव की, इट्स लोएस्ट इन द मार्केट। ठीक है, ओनली 10%। ठीक है, विद प्लॉट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। आप 10% पे करें और जाके अपना प्लॉट ग्राउंड देख सकते हैं। दिस इज़ द ट्रस्ट लेवल जो कि एंड यूज़र को ला रहा है हमारी तरफ। और डेवलपमेंट वहाँ कब शुरू कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है लास्ट ईयर अगस्त में। इस वक्त अपडेटेड 30% डेवलपमेंट का काम हो चुका है। हमारी कमिटमेंट है 3 साल में पोजीशन देने की। तो इंशाल्लाह उससे पहले ही हम इस पोजीशन में होंगे कि हम क्लाइंट को पोजीशन देंगे, वो अपना घर स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये इसमें कितना टोटल एरिया कितना है जो प्लॉटिंग के लिए या घरों के लिए दिया गया और कितना है जो ग्रीनरी के लिए सिर्फ कवर्ड है? क्योंकि एज मच एज आई नो इज़ के जो हालात लाहौर के बनते जा रहे हैं सर, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे आगे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस शहर में। ग्लोबल वार्मिंग, कंक्रीट का शहर, दिन को गर्मी होती है सूरज की वजह से, रात को गर्मी होती है कंक्रीट की वजह से। तो लाहौर में मुझे नहीं लगता सर्वाइवल मज़ीद आगे बचेगा कहीं। चारबाग इनक्लेव आपको पता है रावी सिटी के फेज़ 1 में 180 एकड़्स इसका टोटल एरिया है। उसका 6% इज़ फॉर ग्रीन स्पेसिस, विच इज़ अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट। ठीक है, 6%। तो हमने कमर्शियल के लिए भी कम रखा है, रेजिडेंशियल है और फिर ग्रीन, ताकि इन चीज़ों को, इन्वायरमेंट को, जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं, इनको कवर किया जा सके। ठीक है। तो टोटल ओवरऑल 6% ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ फॉर द ग्रीन स्पेसेस। ठीक है, ज़बरदस्त। और रोड्स यहाँ पे किस तरह की है? लाइक जो मेन रोड है वो कितने फीट की है, जो घरों के रेजिडेंशियल एरिया के सामने है वो कितने फीट की है? लाइक इज़ इट इनफ टू पार्क कार्स आउटसाइड ऑन बोथ द साइड? जी एग्जैक्टली। मेन रोड जो इसमें मेन बुलेवार्ड हमारा जाएगा, जो कनेक्ट करेगा चारबाग 1 को 2 को, दैट इज़ 220 फीट। ज़बरदस्त, जो कि मेन रोड है। और जो बाकी स्ट्रीट्स की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ मिनिमम 40 फीट की स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, क्वाइट गुड एंड एनफ फॉर द पार्किंग एंड जो रेजिडेंशियल एरिया जिस तरीके से बना गया। ठीक है। और कमर्शियल्स के आगे उनकी अलग से डेडिकेटेड पार्किंग वगैरह होती है। ज़बरदस्त। और इनकेस अगर कोई बड़ा कमर्शियल है तो उनको बेसमेंट और बाकी भी चीज़ें अलाउड होती हैं जो कि पार्किंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं फ्रॉम द रिंग रोड टू चारबाग इनक्लेव, अगर जैसे हमारा ये मेन 220 फीट रोड बनता है, तो इट विल बी हार्डली 5 to 7 मिनट्स, जो कि रिंग रोड, लाहौर रिंग रोड से आप चारबाग इनक्लेव तक पहुँच सकते हैं। ठीक है सर। अभी जितनी गवर्नमेंट की LDA की जगह हैं, वो सब जगह छोड़ के लोग प्राइवेट सोसाइटीज़ में मूव कर रहे हैं। उनकी 2 बड़ी वजूहत हैं जी। एक तो ये कि थोड़ा सा सुस्त रवि का हमारा जो है जी, हमारी गवर्नमेंट ने
सुस्त रवैया इख्तियार की या थोड़ा सा कह लें कि लापरवाही की, जिसकी वजह से लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर करके अपनी मर्ज़ी की दीवारें बना दी, अपनी मर्ज़ी के बाहर खड़े छड़े बना दिए जी, रैम्प्स बना दिए, गलियां तंग हो गई और मतलब एक इर्रेगुलर से प्लेटफॉर्म्स बन गए जो गवर्नमेंट की एरियाज़ हैं या जो LDA की जगह हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट सोसाइटीज़ में ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड थिंग, द मेन थिंग ये कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बाकी ये तमाम चीज़ें जो गवर्नमेंट की या LDA की जगह हैं वहाँ पे हुकूमत की प्रोवाइड करते हैं जी। उनमें अगर कोई फॉल्ट भी आ जाए तो 3-3 दिन, 10-10 दिन, 2-2 घंटे, वो इट टेक्स टाइम, मतलब वो डिपेंड करता है जी किस तरह का फॉल्ट है, किस तरह का एरिया है। कोई ज़रा पोश एरिया या बेहतर इलाका है तो वहाँ पर ज़रा 2-3 घंटे में हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मल इलाका है जो ज़रा इतना ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ नहीं बनता हुकूमत की, तो वहाँ पे 15-15 दिन भी, कल मैं एक एरिया में गया था वहाँ पे 15 दिन से बिजली नहीं आ रही सर। तो वजह ट्रांसफार्मर उनका ख़राब हो गया जी और 15 दिन से नया ट्रांसफार्मर नहीं आ रहा। इस तरह की वजूहात की वजह से, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने की वजह से लोग जो भी अफोर्डिंग लोग हैं वो प्राइवेट सोसाइटीज़ में जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ किस तरह की दे रहे हैं? यही चैलेंजेस हैं जिसको देखते हुए ये फेज़ 1 हमारा सक्सेसफुल रहा। ठीक है। चारबाग के लिए डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन ठीक है एस्टैब्लिश होना है। ठीक है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा प्राइवेट में जो अपने डेडिकेटेड ग्रिड स्टेशन के साथ जाते हैं, तो ये चैलेंजेस एक पीस वहाँ पे नहीं होते। ठीक है। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट्स ज़बरदस्त उधर होनी है। जो मेन वाटर टैंक्स हैं अपने हैं और वो 24/7 अवेलेबल होंगे, इसके थ्रू घरों को पानी वगैरह मिलेगा। जो मेन प्रॉब्लम किसी भी शहर में, पाकिस्तान में या कहीं भी, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको ऑलरेडी कवर किया जा रहा है। और जैसे ही हम ये पोजीशन देने जा रहे हैं, विद इन फ्यू मंथ्स जो घर बनने जाएंगे फेज़ 1 में, इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइडेड होगी और वो रूडा के अपने ग्रिड स्टेशन के थ्रू होगी। और वही ग्रिड स्टेशन फेज़ 1 के लिए भी होगा और इनक्लेव के लिए भी होगा। तो दैट चैलेंज इज ऑलरेडी कवर्ड। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह। ये जी एक वाकई अच्छा प्लान है। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि अब तो हम गिला कर करके, कंप्लेन कर करके भी थक गए हमारी गवर्नमेंट से या ये स्पेसिफिक डीट लेस्को इदारे से कि हमारी सुन ली जाए लेकिन नहीं सुना जा रहा। तो खैर ये इस चीज़ से जान छुड़वाई जा रही है जी, उनका कोई लेना देना ही नहीं होगा। ये एक अच्छा प्लान है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ जी सैयद अली आसिम साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड कस्टमर सर्विस। आसिम भाई, अली भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वैसे तो तहसीन साहब ने हमें बता दिया है जी कि चहारबाग फेज़ 2 में, जिसको चहारबाग इनक्लेव का नाम दिया गया है, वहाँ पे क्या क्या बेहतरी है, चहारबाग फेज़ 1 की निस्बत क्या क्या वहाँ पर डिफरेंट है और आम इलाके की निस्बत क्या क्या बेहतर है। मुझे ये बताइएगा जो मेरा जो मेन कंसर्न है, द मेन कंसर्न एज दिस के मतलब मैं वहाँ पे अगर जगह लेना चाह रहा हूँ, प्लॉट लेना चाह रहा हूँ या कोई भी चीज़ लेना चाह रहा हूँ, तो मैं किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आऊँगा? मैं डायरेक्ट रूडा से आके ले सकता हूँ या मुझे दरमियान में द स्पेसिफिक मिडल पर्सन दोबारा रिक्वायर्ड होगा? ओके उस्मान, इसमें हम लोग जो है ना हमारे एक पूरे एक चैनल होता है रजिस्टर्ड डीलर्स का, ठीक है, जिसकी बड़ी टफ स्क्रूटनी करने के बाद हम उनको अपने साथ एनलिस्ट करते हैं। ठीक है। और वो जो रजिस्टर्ड हमारे सेल्स पार्टनर, हम उनको डीलर भी नहीं कहेंगे, दे आर सपोज टू बी कॉल्ड एज सेल्स पार्टनर। ठीक है। ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट की इन्वेंट्री हमसे एक वक्त में उठा लेते होते हैं, एक बल्क इन्वेंट्री हमारे पास से उठाते होते हैं। तो आपको ये पता है कि जब एक इंसान या एक कंपनी आपसे बल्क में चीज़ खरीद रही है या उठा रही है, एक्वायर कर रही है, तो उसमें वो अच्छी लोकेशंस के प्लॉट भी सारी बात है वो उठा लेते होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और तो उनके पास वेराइटी इन टर्म्स ऑफ कॉर्नर प्लॉट, पार्क फेसिंग, मेन रोड और नॉर्मल मतलब मिक्स एंड मैच उनके पास अवेलेबल होता है। ठीक है। तो और वो सिंस मैंने आपको पहले कहा कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो के गुजर के वो हमारे डीलर्स बन चुके होते हैं, तो हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि आप हमारे सेल्स पार्टनर को ही अप्रोच करो। और उन सेल्स पार्टनर के नाम हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होते हैं। जो डीलर हमसे रजिस्टर्ड होता है उनको उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस वो हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है फॉर ऑल एंड सन्ड्री। अच्छा, इवन इफ अगर कोई एक ऐसा कस्टमर होता है, स्केप्टिकल होते हैं कस्टमर्स के, नहीं हाँ जी हमने रूडा से ही लेना है, हमने अथॉरिटी से ही लेना है, दे आर मोस्ट वेलकम। आप हमारे पास आएँ, हमारे ऑफिस में आएँ, हम लोग, हमारी कस्टमर सर्विस की टीम है, हम उनको एंटरटेन करेंगे। और हमारे पास अगर कोई अच्छी इन्वेंट्री हुई जो उनको पसंद आ गई तो हम उनको दे देंगे। और अगर वो कहेंगे नहीं हमें पार्क फेसिंग भी पसंद है, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप हमारे
साइट पे जाएं, हमारे तमाम साइट ऑफिस बने हुए सेल्स पार्टनर्स के, किसी से भी मिल के आप उसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है। और एक स्पेसिफिकली एक और बात बता दूँ कि हमारा कोई भी सेल्स पार्टनर आपसे ओवर चार्ज नहीं कर सकता। चाहे आप हमसे एक प्लॉट लें, चाहे आप सेल्स पार्टनर से प्लॉट लें, जबरदस्त रेट हमारा मतलब देयर इज नो डिफरेंस ऑफ अमाउंट, मतलब एक ही जितना पे करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पे करें वहाँ। वो सेल्स पार्टनर के पास से होके उनकी एप्लीकेशन वो हमारे पास ही आती है। तो आप बेशक उस रिस्पेक्टिव सेल्स पार्टनर जिससे आपने प्लॉट लिया है, आप उनको लेके हमारे ऑफिस में आ जाएं, तो आपकी एक चीज़ जिसको कहते हैं सेफ गार्ड हो जाएगी कि हम भी मौजूद हैं, हमारा सेल्स पार्टनर भी आपके सामने मौजूद है। सो वी आर फ्लेक्सिबल। ज़बरदस्त, ठीक है। और सेकेंडली ये कि मतलब अच्छा मुझे यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर आप लोग भी एग्जैक्ट उसी अमाउंट में प्लॉट सेल कर रहे हैं और सेल्स पार्टनर भी मतलब दे आर कंस्ट्रेन्ड टू सेल इट इन द स्पेसिफिक अमाउंट, तो उनको क्या फ़ायदा, वो क्यों आपके साथ काम कर रहे हैं? ओके ग्रेट। जब एक सेल्स पार्टनर हमसे एक स्पेसिफिक अमाउंट की इन्वेंट्री उठाता है तो हमारा उनके साथ ऑलरेडी एक रिबेट स्ट्रक्चर तय हो चुका होता है। ठीक है। तो दे ऑलरेडी गेट द मार्जिन फ्रॉम अस। ओके, वो हमसे ले लेते क्योंकि वो बल्क में जब आपसे उठा रहे होते हैं तो उनको ऑलरेडी मार्जिन के साथ तय होता है। और इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो वहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि हम रूडा के साथ काम कर रहे हैं या हम उससे प्लॉट सेल कर रहे हैं या सेल पार्टनर है उसके या डीलर हैं और आपकी वेबसाइट पे वो नहीं है मेंशन, तो इट्स अ स्कैम। आई विल नॉट कॉल इट अ स्कैम कि मैं किसी के बारे में कोई गलत बात ही कहना चाहता, लेकिन अगर एक इंसान हमारी वेबसाइट पे मौजूद नहीं है तो वो हमारा डीलर नहीं है। अगर कोई हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वो हमारी इन्वेंट्री को ना वो बेच सकता है, ना वो रूडा को या रूडा के किसी भी प्रोजेक्ट को अपने सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट कर सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ज़बरदस्त। रीज़न बीइंग कि अगर एक नॉन रजिस्टर्ड बंदा है और वो लोगों से फेक कमिटमेंट कर रहा है, डेफिनेटली हमने लोगों के इन्वेस्टमेंट को और उनके लोगों के हार्ड एंड मनी को सेफ गार्ड करना है। ठीक है। तो हम ऐसे किसी इंसान को या ऐसी किसी कंपनी को अलाउ नहीं कर सकते कि वो विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड फ्रॉम अस किसी भी इंसान के साथ वो रूडा के बिहाफ पे डील कर सके। ठीक है। एक और मुझे अली भी एक सवाल है जी मेरा। एक प्राइवेट सोसाइटी है, मैं भी यहाँ पे नाम नहीं उसका कोट करूँगा, रूडा के साथ पहले भी उसकी कोई अच्छी खास ज़्यादा नहीं है। तो एक प्राइवेट सोसाइटी है जी जिस इस्लामाबाद में, जिसका एक और सोसाइटी इस्लामाबाद में बनाई गई है। वहाँ पे एक इशू आया जी पिछले दिनों, उस सोसाइटी में किसी कस्टमर ने अपने घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी बना ली जी। उस क्यारी की वजह से आके सोसाइटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आके कहा कि आपने ये हमसे पूछा नहीं था, या आपने जो प्लांट्स लगाए हैं, जो भी चीज़ की है, वो इसके हिडन चार्जेस की मद में आपको इतने पैसे हमें ये देने पड़ेंगे जी। उन्होंने नहीं दिए, थोड़ा सा एहतजाज वगैरह किया, उनको मारा पीटा गया और वो चीज़ बड़ी वायरल हो गई जी। इस तरह के हिडन चार्जेस या इस तरह की, लेट सपोज मैंने एक 10 मरले का प्लॉट ले लिया जी, मैं उस पर डबल स्टोरी बना लेता हूँ, कल को रूडा मुझे कहेगा कि आप इसके ऊपर 3 कमरे नहीं बना सकते जी, या आप इसके बाहर क्यारी नहीं बना सकते, आप ये प्लांट लगा सकते हैं, ये नहीं बना सकते। इस तरह के भी कुछ सीन्स हैं? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है, लेकिन उसमें हम लोग एक एक चीज़ एक हिडन चार्ज बाय दे आर नॉट हिडन चार्जेस इन रूडा, क्योंकि हम लोग की जो भी चार्जेस होते हैं फ्रॉम डे वन उस एप्लीकेंट को, उस कस्टमर को पता होते हैं, वो हमारे प्रोसेस के अंदर मेंशन भी होते हैं। हमारा कोई प्लॉट अगर है तो उसमें अगर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूसिव नहीं है तो हम बताते हैं कि इंक्लूसिव नहीं है। ठीक है। और डेफिनेटली देन दे हैव टू पे द डेवलपमेंट चार्जेस एंड देन वो पोजेसन लेते हैं। अल्टीमेटली जैसे अपने आपने सवाल किया कि कोई क्यारी वगैरह किसी ने लगा ली अपनी और उसको फिर सोसाइटी तोड़ देती है, तो डे वन से रूडा जो है वो उनकी बायलॉज हैं, हमारे बायलॉज हैं, जो भी आर्किटेक्चरल मैप बनेगा, जो डिज़ाइन बनेगा घर का, वो हमारे डिपार्टमेंट से अप्रूव होता है। तो डेफिनेटली जब हमारे रेगुलेशंस के मुताबिक वो आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग हो रही है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज अबाइडिंग बाय आवर रूल्स। बिल्कुल। सो देयर इज नो हार्म, कोई ऐसा मसला नहीं है कि लेटेस्ट स्टेज पे उसको एक डेकोरम बरकरार करने के लिए पहले ये सारे एसओपीज वो ऑलरेडी तय होते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर किसी को कुछ करना भी है तो लाइक he can ask you या he can ask administration, और अगर if they allow us to do it तो हम वो कर सकते हैं, because we won't be, हमारी कोई रूडा में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, we are very customer friendly authority, और हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कल को किसी की हार्ड अर्न मनी से बना हुआ घर है या उसकी खूबसूरती है तो उसमें हम खलल डालें। वो डे वन से हमारा डिसाइड होता है। अगर कोई ऐसा कस्टमर कोई अमेंडमेंट करना भी चाहता है they have to ask फर्स्ट फ्रॉम अस। अगर वो हमारे बाय लॉज के अंदर उसकी इजाज़त होगी डेफिनेटली उसको इजाज़त मिलेगी, अगर नहीं होगी
तो हम ऑन स्पॉट उसको इनकार करेंगे। अक्सर गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं जो तंग बहुत ज़्यादा करती हैं कस्टमर को, एम टैग नहीं है तो व्हाट्सएवर, इफ़ यू आर लिविंग हियर यहाँ 10 साल से आपने गाड़ी चेंज कर ली है लेकिन आपका वो जो भी स्पेसिफिक टैग है वो नहीं लगा हुआ, तो यू आर नॉट अलाउड इन द सोसाइटी। इस तरह का भी कोई सीन है? एज ऑफ नाउ ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे जाके सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर कोई ना कोई मैकेनिज्म डिज़ाइन करेंगे जो कस्टमर फ्रेंडली हो। ठीक है इंशाल्लाह। ये जी आपने मजीद थोड़े से जो हमारे कंसर्न्स थे वो आपने सुन लिए हैं, जान लिए, देख लिए। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब हमारे साथ मिस नादिया ताहिर हैं जी, जिनको आप पहले भी हमारे रूडा के प्रोग्राम्स में मुतअद्दिद बार देख चुके हैं जी, और इंशाल्लाह आगे भी जब हम आते रहेंगे जी रूडा के साथ शो करने, तो मिस नादिया ताहिर से ज़रूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि माहौल सबसे अहम चीज़ है जी, एनवायरनमेंट, और लाहौर को बेहतर बनाना जी, इसकी तो मैंने तो कसम खाई हुई है इंशाल्लाह, और मैं अपने साथ साथ सबसे कसम ये दिलवाऊँगा। मिस, लाहौर को बेहतर बनाना जो है सबसे बड़ा मकसद है मेरी ज़िंदगी का। फ़िलहाल सबसे बड़ा मकसद ये है कि मैं लाहौर को बेहतर बना सकूं, जैसा जब मैं पैदा हुआ था या मेरे बचपन में था, जितना खूबसूरत और वैसा। ज़ाहिर है आबादी उतनी कम नहीं की जा सकती, इतना पीछे नहीं जाया जा सकता, वो सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन वो वाला माहौल या वो वाला एनवायरनमेंट तो हम वापस ला सकते हैं ना, कोशिश करके। तो इंशाल्लाह हम वो लेके आएंगे। अभी रूडा क्या कर रहा है एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए? बिल्कुल उस्मान, जैसे पहले भी प्रोजेक्ट्स देखते रहे आप हमारे और उनको कवर भी करते रहे। अभी जिस तरह से पिछले प्रोग्राम्स में बात हो रही थी, पहले हीट वेव का आया और फिर उसके बाद अभी आपका हैवी मानसून, टोरेंशियल रेन्स हैं इसके अंदर, तो ये क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। जिस तरह से जनवरी के अंदर हम कह रहे थे कि हम वी वर रनिंग शॉर्ट ऑफ वाटर और 40% कम रेंज थे। अभी जो प्रेडिक्शंस हैं, जो हमारे फोरकास्ट हैं डिपार्टमेंट इदारों की और PDM में, NDM में जो हमें दे रहा है, वो ये कि 40 से 60% इंक्रीज़ है ये वाला एरिया लाहौर और इसके इर्द। सो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हम जो एफ़र्ट्स हैं वो बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। और उसमें सबसे पहले प्लांटेशन उसमें आ जाती है। अब उसके साथ साथ हमें मिटिगेशन मेजर्स की भी ज़रूरत है कि उसमें हम जिसमें इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम कवर करते हैं, व्हीकलर एमिशंस हैं उसकी टेस्टिंग और वो सारी चीज़ें जैसे आप आजकल देख रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें जो रूडा के पास है, तो उसमें पायरोलिसिस प्लांट्स थे हमारे पास। ठीक है। वो तकरीबन 27 पायरोलिसिस प्लांट्स हैं जो रूडा इंडस्ट्री जोन के। पायरोलिसिस प्लांट्स हैं क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। पायरोलिसिस प्लांट्स वो ऐसे गैसकेट्स हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं टायर्स को। तो वो आपका ऐसा वेसल होता है जिसके अंदर सारे टायर्स उभर के और फिर उसको चला देते हैं, हीटअप करते हैं, और उससे फिर पायरो ऑयल बनता है। ठीक है। और उसकी वायर्स बनती हैं और पायरो पाउडर बनता है। ठीक है। ज़्यादातर जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये इस्तेमाल होती हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। और पंजाब के अंदर और स्पेशली लाहौर के अंदर जो ये प्लांट्स लगे हैं, तो उनका उस तरह से जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो फिर यहाँ पे जो असफाल्ट प्लांट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं और या इंडस्ट्री उनको इस्तेमाल करती है। तो जहाँ पे वो इस्तेमाल हो रहा होता है उसको भी सील किया जाता है, क्योंकि इसकी इस्तेमाल पे पाबंदी है। ठीक है। तो उसको भी बंद किया जाता है। और इसका क्योंकि अपना कंबस्टन बहुत ज़्यादा हैवीली पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, सो इसकी जो वर्किंग है वो असल में बैन की गई। ठीक है। तो अगर कोई उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें स्क्रैप टायर्स को आप कहीं ना किसी तरह डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो उसके लिए वर्किंग इंडस्ट्रीज़ कर सकती हैं, चैम्बर्स हैं वो अपने लिए वर्किंग करें और फिर गवर्नमेंट से उसकी अप्रूवल वो ले सकते हैं। सो अब की जो सिचुएशन है रूडा के अंदर वो कुछ इसमें EPA ने भी ऑपरेशंस किए, रूडा ने भी किए, बट पहला जो डिमोलिश किया रूडा ने डिमोलिश किया, ज़बरदस्त, और उसके साथ साथ फिर डिमोलिश होते गए क्योंकि वो बार बार हम उनको सील करते थे और वो बार बार चलाते थे, तो उसकी क्योंकि वर्किंग बैन थी, सो इसलिए फिर अब उन्होंने ये किया कि अब वो कुछ शिफ्ट कर गए, कुछ अपने जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं, या और हम उनके साथ ये भी बातचीत कर रहे हैं कि वो किसी क्लीन इंडस्ट्री पर शिफ्ट हों। इंडस्ट्री को बंद करना मकसद नहीं है, उसके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ी होती है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ होता है और बड़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं ये। सो हम उनको कहते हैं कि आप अपनी क्लीन इंडस्ट्री पे शिफ्ट करिए, या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ जिसको हम कहते हैं, कि वो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, सो दैट कि कोई भी जो प्रोडक्ट बनती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने और इन एनवायरनमेंटल फ्रेंडली मैनर में बने।
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें अभी जो 7 प्लांट्स अभी हमारी जुरिसडिक्शन के अंदर फिर रहे हैं, वो ये है कि उनके पास अभी कोई मटेरियल नहीं है, वो खाली हैं बिल्कुल प्रेमिसेस उनकी, और प्लांट्स भी बंद हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। ये जी अभी आपने देख लिया जी इंडस्ट्रियल जोन में कितनी इम्पोर्टेंट एक चीज़ थी जिसको लूप में ले लिया गया। देखें आपने मैडम आपने भी और जितने भी लोग हमें देखते हैं या लाहौर में रहते हैं उन सब ने नोटिस किया होगा कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल जोन्स के करीब जो घर होते हैं उन घरों के अंदर सफ़ेद दीवारें भी काली हो जाती होती हैं, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होती है। एक तरफ हमारी पंजाब गवर्नमेंट EPA के साथ मिल के तगड़ा पैसा लगा के इतनी मेहनत करके माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ हम और मैं आप और मैं हम इस तरफ तवज्जो ना दें कि हम अपने घर से ही कैसे पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कि इसका जवाब दुनिया में तो हमें देना पड़ेगा ही पड़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन आखिरत में भी देना पड़ेगा। तो अपने मेरे हम सब के बच्चों के लिए भी मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए जी, और माहौल पे फोकस करना चाहिए। खैर एनवायरनमेंट पे मज़ीद भी कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ सवालात हैं जी, वो पूछेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एनवायरनमेंट पे बात हो रही थी, इंडस्ट्रियल जोन के बारे में बात हो रही थी। इंडस्ट्रियल जोन पे काफ़ी मेहनत की गई है, पहली दफ़ा ऐसा भी देखने को मिला है जी कि शायद उनकी भी सुनी गई है। मुझे याद है जी यहाँ पे सड़क नहीं हुआ करती थी, मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा गया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है कि मैं 4x4 गाड़ी लेके घोटाला लेके वो जब आपने प्रोग्राम किया था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, बिल्कुल उससे पहले भी मैं अपनी ज़िंदगी में उससे पहले भी एक दफ़ा मतलब ये रूडा के जब प्लान्स में थी ही नहीं, उससे पहले भी एक दफ़ा गया था तो वो वहाँ जाने वाली हालत नहीं बिल्कुल। लेकिन अब तो वहाँ पे साइकिलिंग करें, इतना प्यारा ट्रैक बन गया जी, ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ है। सेकेंडली मिस मुझे ये बताएं जी, आप कोशिश कर रही हैं सारा कुछ रेगुलराइज हो जाए जी और माहौल बेहतर हो जाए, पॉल्यूशन ना हो, लेकिन ये सारा कुछ ज़रा इतना बजट फ्रेंडली या पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है, ये महंगा होता है बिल्कुल। तो ये कैसे, मतलब आप इंडस्ट्री वालों को कैसे समझाएंगी कि थोड़ा सा ज़्यादा आपने पैसे ज़्यादा लगाने हैं थोड़े? बिल्कुल, उसके अंदर ये क्योंकि कवानीन बने हुए हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, ठीक है, तो अगर लॉज मौजूद हैं तो फिर उनकी इन्फोर्समेंट भी होती है, ठीक है। अब उनको हम ये बताते हैं कि हम अपनी वर्कशॉप्स भी करवाते हैं, हर साल हम डिफरेंट हमारी जो सेक्शंस हैं वहाँ पे हमने वर्कशॉप करवाई हैं, अभी हम 3 करवा चुके हैं और अभी इस साल भी हमारे प्रोग्राम में, तो उसमें वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, इंडस्ट्रीज आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो उनको क्योंकि वो रेगुलराइज हुई जगह और वहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल अप्रूवल पहले से मौजूद नहीं था, ठीक है, और अगर अप्रूवल मौजूद नहीं होता तो फिर उसमें ये होता है कि इंडस्ट्री इससे हम जान नहीं सकते कि वो क्या जला रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, ऐसे ही है। तो वो रिपोर्ट ऐसी होती है जिसमें ये हम जान लेते हैं कि वो क्या जलाएंगे और वो क्या चीज़ एमिट होकर फिज़ा में जा रही है। ठीक है। सो उसके साथ साथ अभी जो 3 साल की हमारी काविश कह लें या उनके साथ बातचीत कह लें, सो अब जैसे कि आज एक पब्लिक हेयरिंग हुई और MSI की, और वो हमारे महमूद बूटी जोन के अंदर वो इंडस्ट्री बनने जा रही है, तो उन्होंने अपने इन्वायरमेंटल अप्रूवल के लिए EPA को अप्लाई किया बाकायदा, और उनका वहाँ पर अब आज वो पब्लिक हेयरिंग थी और वो अभी उनका फिर आगे अप्रूवल के लिए आगे प्रोसीड कर जाएंगे। सो ये बड़ी एक सक्सेस है हमारी कि इतने सालों की मेहनत और इतने सालों की कह लें वही अवेयरनेस प्रोग्राम्स और वो करके कि अब इंडस्ट्रीज़ को ये अंदाज़ा हो गया कि चीज़ें जो कवानीन हैं उनको हमने फॉलो करना है और उसके अलावा क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं जिन्होंने इकॉनमी को भी चलाना है और एनवायरनमेंट को भी बचाना है, तो साइमल्टेनियसली उन्होंने ये दोनों काम करने हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, आपके फोरम्स पे भी हमने उनको सेंसिटाइज भी किया, और इसी तरह और जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स हैं इंडस्ट्री की वो भी पाइपलाइन के अंदर हैं। सो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि हम इस काबिल हो गए आज कि हम ये बता सकें कि हाँ कोई पहला इन्वायरमेंटल अप्रूवल अप्लाई भी हुआ है। इससे पहले भी हुए हैं 2-3 और वो भी अपने पाइपलाइन के अंदर है, लेकिन ये क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उन्होंने सबमिट करवाई। मेरा ख्याल एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी वो ये है कि पॉकेट फ्रेंडली जो मैं बात कर रहा था या बजट फ्रेंडली जो बात कर रहा था, वो मेरे ख्याल से आप कवानीन को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बजट फ्रेंडली होगा। आप कानून तोड़ रहे हैं, वक्ती तौर पे थोड़ा सा सस्ता फ्यूल इस्तेमाल करके अगर आप अपनी थोड़ी सी बचत कर रहे हैं तो पकड़े जाने पर सबसे पहले आप पे FIR होगी जी, उसके बाद आपकी इंडस्ट्री सील हो जाएगी, काफ़ी दिन के लिए बंद होगी जी। आपका जो एक फाइनेंशियल सर्कल है
उसको वो होल्ड पे चला जाएगा, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से आपका जो है ना वो नुकसान करेगा आपकी जेब का। तो उससे बेहतर ये है कि कवानीन फॉलो करें जी, और जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम चलाएं, तो वो बजट फ्रेंडली हो जाएगा। इनिशियली जब आप एक सस्ते ऑल्टरनेट से एक अच्छी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो जब आप किसी अच्छी ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि जैसे हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो आपके लिए, इस पूरे लाहौर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए वो बड़ा अच्छा होता है जी। और आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो आप फिर ये भी नहीं दुखता कि आपका फ्यूल महंगा है या नहीं महंगा। सही क्या मैंने गलत नहीं कहा? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा EPA तो सेलिंग कर रहा था, बाद में हमने देखा कि आप भी गई, आपने भी जाके कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह चेक की, हमने भी ये वाली सख्ती कर दी। अभी आपको क्या लगता है कितने % इंडस्ट्री है जो कवानीन अब फॉलो कर रही है, अब वायलेशन कोई नहीं है? वायलेशंस मौजूद हैं, वो तो अभी मौजूद हैं, लेकिन उनमें कमी आ रही है। ठीक है। कमी उसमें जिस तरह से स्मोक सीजन कंट्रोल रहा, सो इसका मतलब है कि इदारे भी अपनी जगह काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो इफेक्टिवली कर रहे हैं। ठीक है। उसमें इंडस्ट्री अगर बंद हुई तो फिर उनको साथ में पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज लगानी पड़ी, उसके बगैर उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा कि वो काम कर सकें। ठीक है। सो वही बात है कि अगर SOPs मौजूद हैं तो वो उनको फॉलो करें, सो दैट के फिर इदारे भी, वो बार बार एक कंप्लेंट आती है आपको, आप लोग प्रोग्राम्स भी करते हैं, इदारे तंग करते हैं, तो वो उस तरह से नहीं है। महकमा भी तभी आता है जब वहाँ पे धुआं नज़र आता है, बिल्कुल ऐसी है। तो उस धुएं को कंट्रोल करें, कम से कम रखें और अच्छा फ्यूल इस्तेमाल करें। अच्छा, वही बात आ एनी जाती है। अदर पॉसिबिलिटी कि जो बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ पे आ रहे होते हैं उनका भी इमिशन टेस्ट पहले किया जाए अंदर जाने से पहले, कि आप इंडस्ट्रियल जोन में दाखिल हो रहे हैं या वैसे लाहौर में दाखिल हो रहे हैं। तो वैसे तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत इनिशियल स्टेज पे अभी पेट्रोल गाड़ियों का सिर्फ कर रही है, अभी डीजल गाड़ियों को चेक ही नहीं कर रहे हैं, जबकि मेरे ख्याल से पेट्रोल गाड़ियों की निस्बत डीजल गाड़ियाँ आर दोज जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो अभी डीजल की तरफ जा ही नहीं रही है। तो रूडा का कोई है प्लान? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, और ये चीज़ें फेज़ वाइज हुआ करती हैं। ठीक है, ठीक है। सो इनिशियली अगर आप फ़ौरन ही वो करके, मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक इन्फोर्समेंट है, सो आप पहले लोगों को अवेयरनेस देते हैं, फिर आप छोटे स्केल पे शुरू करते हैं, फिर आप उसको ब्रॉडर स्केल पे लेके जाते हैं। सो ये ऐसे ही है, ये चीज़ें होंगी और बिल्कुल स्टेप वाइज ये चलते जाएंगे, फेजेस कंप्लीट होंगे, गाड़ियाँ भी चेक होंगी, बिल्कुल ऐसा होगा। ज़बरदस्त। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, आपको पता चल गया होगा जी कि रूडा ने अभी आपके मेरे हमारे लाहौर के लिए क्या बेहतरियाँ की हैं, या आपके मेरे हमारे लिए क्या नए प्लान्स लेके आ रहा है। मज़ीद आपके अगर कोई कंसर्न्स हैं तो हमसे रब्ता करें जी, अगले प्रोग्राम में हम वो भी आपके कंसर्न्स डिस्कस कर लेंगे। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।